नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन गलवान से गया लेकिन सीना जोरी पर अड़ा। आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे चीन की मक्कारी और सीना जोरी की। एलएसी पर चीन पीछे तो हट रहा है लेकिन दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। चीन का सरकारी मीडिया ये फैलाने की कोशिश कर रहा है कि गलवान में जो कुछ हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार है। अपनी इस कोशिश के लिए चीन ने कुछ तस्वीरों को हथियार बनाया है। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। चीन प्रोपेगेंडा वॉर का माहिर यूं ही नहीं समझा जाता। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर चीनी जनता की आंखों में धूल झोंकना उसकी आदत है। अब टीवी पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का तहलका करा रही है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के सरकारी न्यूज चैनल CCTV4 पर यह झूठ फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है कि भारतीय सेना ने ही LAC लांघकर अतिक्रमण किया था और चीन ने तो सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा की थी। एक के बाद एक देखिए चीन के सरकारी चैनल पर झूठ की बिसात को। यहाँ हर सैटेलाइट तस्वीर एक मोहरा है सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। इन सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान घाटी के PP-14 में एक हेलीपैड और उसके आगे एक फुट ब्रिज दिख रहा है। दोनों के ही पास कुछ सफेद और हरे टेंट दिखाई दे रहे हैं। इन एरियल तस्वीरों में पहचान करना मुश्किल है क्योंकि कई JCB और ट्रक जो दिखाई दे रहे हैं वैसे ही JCB और ट्रक PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेना के पास भी है। झूठ की इस बिसात पर चीन का सरकारी चैनल बाकायदा बहस कराता है। वो कह रहा है भारत ने ही चीन की धरती पर सारा अतिक्रमण किया है। सोशल मीडिया से ली गई ऐसी तस्वीरें जिनकी पुष्टि तक नहीं हुई, उनके जरिए चीन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। इधर आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट चीन के हर झूठ का पर्दाफाश कर रही है। हमने हर सैटेलाइट तस्वीर के साथ साफ किया था कि कैसे चीन ने LAC के पार अपने हिस्से में सभी समझौतों को तोड़ते हुए अपनी सक्रियता यानी बिल्डअप बढ़ाया था। कई जगहों पर हमारी पेट्रोलिंग में बाधा डाल रहा था। हालांकि ताजा समझौते के बाद सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि चीन वापस लौट रहा है। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। और अब आज तक आपको दिखाएगा आज तक की ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जिससे चीन और खींच का रिश्ता समझ सकेंगे आप। ये वो पुल है जो भारत ने अपने हिस्से में बनाए हैं। 3 महीने में बने ये 3 पुल बॉर्डर पर चीन की बेचैनी का कारण है। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन BRO ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सेना की जो आवाजाही है वो आसानी से हो रही है। LAC के पास सामरिक पुल और सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू में आज तक की टीम पहुंची। भारत की ताकत और रणनीति ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। 3 महीने में नीमू, बसगो और उले टोपो में रिकॉर्ड समय में 3 ब्रिज बने हैं। 3 साल में कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है, जिसमें से 20 पुल बनकर तैयार है। 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का भी लक्ष्य है। सेना के भारी भरकम ट्रक और टैंक आसानी से इन पुलों पर गुजर सकेंगे। भारत और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह भारत की ओर तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण करना है। चीन घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी से सड़कें और पुल आखिर क्यों बना रही है। चीन पर सेना की कड़ी नजर है। दोनों ही सेनाएं पीछे हट रही हैं। इधर देश की सियासत की नजर अपने रोजाना खुराक पर है। जहां सरकार के नुमाइंदे इसे सरकार की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, वहीं राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं।
राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत सरकार का कर्तव्य इसकी रक्षा करना है, फिर यथापूर्व स्थिति बनाए रखने पर जोर क्यों नहीं दिया गया? चीन ने हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही कैसे ठहराया? गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया? मेरे 3 सवाल हैं। क्या किसी भी हाल में तनाव कम करने का मतलब यह है कि जो चीन चाहता है वो करने दो? पीएम ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तब फिर तनाव कम करने का मतलब क्या है? 6 जून के समझौते में भी तनाव कम करने की बात थी, लेकिन चीन ने धोखा दिया। फिर भरोसा क्यों? देश की नजर लेकिन सरहद पर है। आज तक ब्यूरो। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनरल जे सिंह, पूर्व चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, हमारे साथ जुड़ गए। गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस आइडियोलॉग के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अजय आलोक जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जनरल जे सिंह, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी 4 के जरिए चीन कैसे एक प्रोपेगेंडा छेड़ रहा है, जिसमें वो ये दिखाने की फिराक में लगा हुआ है कि हिंदुस्तान ने अतिक्रमण किया था। ये उस प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है जो चीन भारत के खिलाफ पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या जवाब होगा इसका? क्या तरीका होना चाहिए? अंजना जी, सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूं चीन से कि इतनी फौजें यहां पर कैसे आई, कब आई और किसने, किस तरफ ने ये पहले वार किया, किसने आके ऐसी जमीनी हालत पे कब्जा करने की कोशिश की? ये साफ दुनिया को पता है। और सैटेलाइट पिक्चर्स कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे भी कहा जाता है फोटो कभी झूठ नहीं बोलता या बोलती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया को पता है अब चीन किसी तरह से वो प्रोपेगेंडा जो कर रहा है वो विफल रहेगा उसमें भी, पर उसकी अपनी जनता के लिए ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उनकी अपनी जनता पूछ रही है क्या हो रहा है, आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि हमारी टेलीविजन, आपके चैनल, दूसरे चैनल सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं, और चीन के लोग जो ताइवान में रहते हैं, जो हांगकांग में रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए वो मैसेज दे रहे हैं अपने देशवासियों को कि हमारे देश में क्यों हमारे को नहीं बताया जा रहा कि क्या हालत है, हमारे कितने कैजुअलिटीज हुए। अब ये भी अंजना जी बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको कि इंडिया और चाइना दोनों बड़े देश हैं, और दोनों बड़े देश दुनिया उम्मीद करती है या दुनिया सोच रही है कि हम दोनों दुनिया के पावर बनेंगे इसी सदी में ना। अगर हम दोनों बनेंगे तो कई बार यह भी कहा गया है, बहुत जगह है इस दुनिया में, हम दोनों तरक्की कर सकते हैं, हमें कंपटीशन से लड़ना नहीं चाहिए या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि चीन का सिस्टम है कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम में लोगों को आज़ादी नहीं है, वो हुक्म को तामील करना जानते हैं। वो अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनकी, ना उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इंडिया एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक और प्रजातंत्र का, जो एक नमूनेदार कंट्री है, देश है, जो अग्रसर कर रहा है, जो सुपर पावर बनने का अपनी मेहनत कर रहा है। जितना हम कामयाब हो रहे हैं उतना ही चीन के ऊपर ये आइडियोलॉजी का जो है असर वो हो रहा है। उनके लोग कह रहे हैं शायद इंडिया का सिस्टम अच्छा है। अगर ये सवाल पूछने शुरू कर दिए तो जी जिनपिंग के टाइम खत्म होने वाला है, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और जो ये बता रहे हैं कि इंडिया ने एग्रेशन किया, इंडिया को क्या जरूरत थी, हम तो ठीक बैठे हुए हैं अपने एरिया में। इनको तकलीफ हो रही थी कि इंडिया ने जो सड़क बनाई है ये दौलत बेग ओल्दी के साथ जोड़ने के लिए, उससे इंडिया की क्षमता बढ़ेगी, और उनको उसका डर था, इसलिए वो आगे आना चाहते थे। पहले के मुताबिक वो आए, लेकिन इस बार उनको हमने डट कर मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ठीक है गौरव वल्लभ जी,
ऐसे में राहुल गांधी जब ये सवाल पूछते हैं कि चीन को इस बात की इजाजत क्यों दी गई कि 20 निहत्थे जवानों की हत्या को वो जस्टिफाई कर सके, सही ठहरा सके, तो ये कैसे, ये कहां से ये सवाल पूछ रहे हैं? चीन ने कैसे सही ठहरा दिया है उसे? किसने इजाजत दी? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि चीन गलवान, जो कि हमारे आधिपत्य से था, आप ही ने रिपोर्ट दिखाई, वहां से चला गया। और अंजना जी, आपकी रिपोर्ट आज तक की रिपोर्ट जो कि देश का हर बच्चा देखता है, और अंजना ओम कश्यप का शो तो हर व्यक्ति देखता है। आज इस रिपोर्ट में और प्रधानमंत्री जी का जो कथन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, पर हम आपकी रिपोर्ट सही मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कोई घुसा ही नहीं, पर आपने कहा कि वो गलवान से पीछे हट रहा है। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू आज तक। दूसरी बात, आपने सवाल ये पूछा कि राहुल गांधी जी क्यों सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, कल परसों रात को भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब की चीनी विदेश मंत्री से बात होती है, और उसके बाद कल एक प्रेस रिलीज सामने आती है, भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। हमें चीन का कोई एतबार नहीं, हम तो हमारे देश की प्रेस रिलीज पढ़ते हैं। उस प्रेस रिलीज में अंजना जी, भारत की प्रेस रिलीज में ये जिक्र तक नहीं हुआ कि इस बारे में बातचीत हुई कि 20 निहत्थे लोगों की शहादत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और चीन वहां खुलेआम अपनी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि वो जायज है, वो सही था। क्या हम इतने कमजोर? हम तो कभी कमजोर नहीं थे, हम तो बहादुर देश है, हम तो ताकतवर देश है। दूसरी बात अंजना जी, यथा स्थिति 1 अप्रैल 2020 की कायम करने के लिए हर व्यक्ति बात कर रहा है। आपने भी और आपके चैनल के कई एक्सपर्ट्स ने बात करी। हम हमारी प्रेस रिलीज में यथा स्थिति जो जिसको स्टेटस को एंटी कहते हैं उसको कायम करने की बात नहीं कर पाते, ऐसी क्या मजबूरी है हमारे पास? और तीसरी बात अंजना जी, कि गलवान घाटी हमारा है, किसी का नहीं है वहां 1 इंच भी। हम हमारी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिख सकते कि हमारी टेरिटोरियल सॉवरेंटी है, हमारी क्षेत्रीय अखंडता है, वो हमारे देश का हिस्सा है। ये तीनों क्यों नहीं लिख पाए? अरे वो गद्दार, कायर, मक्कार चीन नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, पर हम तो लिखते कि स्टेटस को एंटी हम कायम करते। और अंजना जी, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही चीज देश को गौरव वल्लभ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रिपोर्ट में मिस कर दी, जिसमें लाइन सही लिखी हुई है कि एलएसी में अपने हिस्से में बिल्डअप को बढ़ा रहा था चीन, इसलिए आप रिपोर्ट को पलटने की कोशिश मत कीजिए। हमने रिपोर्ट में यही लिखा है कि एलएसी में जो अपने हिस्से में बिल्डअप था चीन का, उसको उसने पीछे ले गया है 2 किलोमीटर। जय सिंह साहब, जो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी और अभी गौरव वल्लभ जी, क्या वो सवाल वाजिब है? हाँ। इनका कहना है कि मजबूर हिंदुस्तान दिख रहा है जिस तरह से हम समझौते में आगे दिख रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हमको अपनी हिफाजत करनी आती है, और वो अगर अपने तरफ से आगे बढ़े हैं, अपने तरफ में वो उन्होंने फौज आगे की है, लेकिन उनका इरादा ठीक नहीं लगा हमें। और साथ ही साथ उन्होंने, देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर नई चीज कोई नहीं बना सकता। दोनों साइड ये संधि है, लेकिन चीन संधियों को मानता नहीं है। चीन ने साइन किया 6 तारीख को और 15 तारीख को हमला कर दिया, तो चीन तो ऐसा देश है, हमको होशियार रहना पड़ेगा। उनको भी पता है कि हिंदुस्तान अभी नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है, हमारे को किसी से डर नहीं है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और हम बिल्कुल, हमारा एम जो है बिल्कुल सही है। अब हमारे ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि ऐसी बात ना करें, ऐसे वार्तालाप ना करें जिससे कि हमारी फौजों को, हमारे देशवासियों को, उनके मनोबल को असर हो, और जो हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं उनको खुशी हो। तो ऐसी चीज कोई मत करिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जरूरी है। हाँ। सवाल जरूर पूछिए, लेकिन ऐसे शक करने जो बिल्कुल जायज नहीं है, वो शक ठीक नहीं है। गौरव जी। अंजना जी, आज शो में कोई बीजेपी वाले नहीं दिख रहे, कहा चीन चले गए क्या? कोई दिख ही नहीं रहा भाजपा से। चीन तो नहीं गए वो। आप मेरा सवाल का उत्तर जे सिंह साहब से ले रहे हो। बीजेपी को हमने इस बहस में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है।
ये फैक्ट है और ये फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जो बात जे सिंह साहब कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि कह रहे विपक्ष सवाल पूछे लेकिन जब वो सवाल मनोबल पर हमला करे सेना के तो वो सवाल सही नहीं होते। छोटा सा जवाब, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जल्दी से गौरव। मैं छोटा सा जवाब, क्या यथास्थिति कायम करने के लिए दबाव डालना, हमारी कूटनीति की तरफ से दबाव डालने से हमारा मनोबल कम हो जाएगा? क्या उन 20 जवानों की शहादत, उनके परिवारों के बारे में सोचिए, जिन परिवारों ने अपना बेटा, भाई, पति खोया है और गद्दार चीन, मक्कार चीन, कायर चीन उसको सही ठहरा रहा है, उसके ऊपर सवाल पूछने से हमारा मनोबल कम हो जाएगा? क्या गलवान घाटी में हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता हम अभिमान से कहें कि ये हमारा हिस्सा है, इससे क्या हमारा मनोबल कम हो जाएगा? सिंह साहब, मैं तो फौजी नहीं हूं और आपको हमेशा सलाम करता हूं और हर फौजी को सलाम करता हूं, पर मुझे तो लगता है इन 3 सवाल पूछने से हिंदुस्तान के हर फौजी का सीना मतलब हनुमान जी की तरह बड़ा हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब फौजी की जिन 20 लोगों ने अपने बेटे खोए, बच्चे खोए, हाँ ठीक है, सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, उनके बारे में सवाल पूछने सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, जल्दी से छोटा सा जवाब। नहीं, बढ़ता है चूंकि आपने हाथ खड़ा किया था। छोटा सा गौरव मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जमीनी हालत नहीं जानते हैं। जमीनी हालात में देख लिया आपने, वहां पे एलएसी की कोई लाइन लगी हुई नजर आई आपको, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे एलएसी के तरफ से हमारे आगे आए? एलएसी की 2 सोच और समझ थी, हमारी सोच और समझ थी, उनकी सोच और समझ थी। उस बीच में अगर वो अपनी सोच और समझ अपनी एलएसी के अंदर आगे बढ़े हैं तो उसमें कोई इतराज की बात नहीं है, क्योंकि हमने उनको नया कोई उधर डिफेंस का सिस्टम बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी। हमने वो अब तोड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, उनको उधर से हम खदेड़ रहे हैं। इससे आपको खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे तो सारे जितने शहीद हुए, हर को इतनी देश ने उनकी प्रशंसा की, उनको सलाम दिया, लेकिन चीन के जितने मरे हैं, क्यों आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि आपने अपने शहीदों के लिए क्या किया? हमारे तरफ से तो वो मरे हैं, पर उनकी देश की तरफ से तो वो शहीद हुए, उनको पता भी नहीं। उनकी 5 अगर 6000 उनके सोल्जर्स यहाँ आए हैं, उनकी माँ पूछ रही होंगी कि हमारा बेटा तो नहीं है इसमें, तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। ये रणनीति होती है, हमारे देश की रणनीति कामयाब हुई, पूरा दुनिया हमारे साथ है। गौरव जी, इसका जवाब आप दे ही दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो चीनी मरे उस पर आप क्यों नहीं बोलते? अरे वो कायर चीन की तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता अंजना जी, आप जैसे बड़े शो और रोज कहते हैं कि पीएम नाम ले। मैं तो मेरे देश का रोज कहते हैं कि पीएम चीन का नाम ले, और आप कहते हैं कि आप मक्कार चीन का नाम नहीं लेना चाहते। मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी बात क्यों करूँ? मैं तो मेरे वीर देश की बात करूंगा, एक शक्तिशाली देश की बात करूंगा। ठीक है, मेरे देश के मेरा जो सवाल था अंजना जी, नहीं वही पूछ रहे हैं। अब जेडीयू सीधा सा सवाल, जो बेस्ट हम आपके लिए जवाब ला सकते हैं वो जेडीयू से और संगीत रागी जी से ही ला सकते हैं। बीजेपी शामिल नहीं हुई है बहस में। तो अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मजबूर इंडिया दिख रहा है। इनको अपने दौर की याद आ रही होगी। बहरहाल मैं इनका डिबेट सुन रहा था गौरव जी का, कम से कम 4 बार बोला होगा गद्दार चीन, मक्कार चीन, धूर्त चीन, कायर चीन, गद्दार चीन। चीन का नाम नहीं लेंगे तो मुझे ये नहीं समझ में आता है गद्दार, धूर्त, मक्कार। अगर मैं ये सब चीज़ गौरव वल्लभ के लिए अगर मैं मानता हूँ कि गौरव वल्लभ गद्दार हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, कायर हैं, तो क्या मैं कभी गौरव वल्लभ से 90 लाख रुपए लूंगा या 3-4 साल तक पैसे लेते रहूंगा? लूंगा या नहीं लूंगा? नहीं लूंगा ना। लेकिन गौरव वल्लभ की पार्टी ने तो ली। तो आपको अच्छा नहीं क्या मैं किसी को गद्दार, धूर्त, मक्कार कहूंगा तो उसके साथ बैठ के मैं एक मिनट अब डिसेंसी आप रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर मैं किसी को गद्दार कहूंगा, धूर्त कहूंगा, मक्कार, बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, मैं सुनूंगा एकदम, मैं पेशेंटली सुनूंगा आपका जवाब। क्योंकि मैं किसी को धूर्त कहूंगा, गद्दार कहूंगा, मक्कार कहूंगा, धोखेबाज कहूंगा तो क्या उसके साथ? सुनिए ना, आप सुनते नहीं है। समस्या गौरव जी बीच में बोलने लगेगा तो कैसे होगा? अगर ये सब चीज विश्लेषण से मैं किसी को नवाजूंगा, अगर ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे विश्लेषणों से मैं किसी को नवाजूंगा तो क्या मैं उसके साथ MOU साइन करूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन आपकी पार्टी करती है। अगर मैं सच्चा राष्ट्रभक्त हूं, सच्चा देश के प्रति मेरा प्यार है,
आज जब चीन के साथ एग्रेशन जब हो रहा था पिछले 25 दिनों में, तो ये लगातार कभी मैं कहूँगा कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है, जबकि हमारे आर्मी के अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे रक्षा मंत्री सब कह रहे हैं कि 1 इंच हमारी ज़मीन नहीं गई है। लेकिन तब भी हम कहेंगे कि हमारी ज़मीन चीनी सेना घुस गई है? ये कह के हम किसका मनोबल बढ़ा रहे थे? चीनी सेना का या भारतीय सेना का? ये कह के हम किसका मनोबल गिरा रहे थे? अपने भारतीय जनता का मनोबल गिरा रहे थे कि चीनी जनता का मनोबल गिरा रहे थे? क्या यही मेरा काम है? ये कांग्रेस पार्टी को, गौरव वल्लभ जैसे लोगों को सोचना चाहिए, जो प्रबुद्ध लोग हैं, कि क्या वॉर के टाइम में एक बोली नहीं होनी चाहिए? नहीं है, बोली नहीं है। वो कह रहे तुम्ही को गाली, तुम्ही से मोहब्बत। अजय जी, गद्दार चीन है, फिर बोलता हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आज भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अजय जी, मुझे बताइए, ये पीएम केयर से टिकटॉकिया फंड कहाँ से ले लिया पीएम केयर ने? ये हुवाई से 7 करोड़ कहाँ से ले लिए? ये शाओमी से 30 करोड़ कहाँ से ले लिए? ये टिकटॉक से 30 करोड़ कहाँ से ले लिए? ये ओप्पो से 1 करोड़ कहाँ से ले लिए? और अभी भी अजय जी, आपको आश्चर्य होगा, आप टीवी डिबेट में नहीं आएंगे ये सुन के, जब 15 तारीख को हम लड़ाई कर रहे थे गुजरात में, गुजरात सरकार चीन से निवेश ला रही थी, उसी गद्दार से, उसी कायर से, उसी चोर से। अब बताइए अजय जी, और इस पैसे को लेके किया क्या अजय जी? आपको शर्मिंदगी होगी क्योंकि आप डॉक्टर है, आप समझोगे। 1.5 लाख का वेंटिलेटर 4 लाख में खरीदा गया और वो भी काम नहीं आया। अजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आपको तो शर्म आ जाएगी ये सुनने के बाद। एज ए डॉक्टर आप बीजेपी पे थू थू करके जाओगे अजय जी। जल्दी से गौरव जी जवाब, जल्दी से। गौरव जी सुन लीजिए, ऐसा है कि हुआवे है, ओप्पो हो गया, या जितनी चाइनीज कंपनी का आपने नाम लिया कि पीएम केयर में पैसे क्यों ले लिए? पैसे लिए नहीं, उन लोगों ने चंदा दिया और अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चंदा दिया। चंदा अपनी जेब से नहीं दिया है, इसी भारत में हम ही भारतीयों से वो पैसा कमाया और उन्होंने चंदा दिया, इसलिए हमने लिया। लेकिन आपको तो आप पे ये सवाल इसलिए बनता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों लिया कम्युनिस्टों से चंदा 90 लाख रुपया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्यों लिया चंदा? ये जवाब दीजिए। यहाँ पे चीनी कंपनी अगर आगे कमा रही है और अपने कॉर्पोरेट सोशल फंड से पैसा चंदे में दे रही है तो वो गलत नहीं है, वो हमारा भारतीयों का पैसा है। मेरे भाई, ये सीएसआर राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। गलत बातें मत करो, थोड़ा तो पढ़ लिख के। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया? आज तक जवाब नहीं मिला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन से पैसा क्यों लिया? इसका जवाब नहीं मिला। मेरे भाई, गलत बात है। क्यों भाजपा की संगत का असर क्यों चढ़ा रहे हो अपने ऊपर? झूठ पे झूठ बोल रहे हो। टिकटॉक चीन में रजिस्टर्ड है। भारत में आके बिजनेस करेगा तो भारत के हिसाब से चलेगा ना। सीएसआर सब पे लागू होता है। लगता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी अधिनियम 2013 ऐसा है कि अगर इंडिया में कॉर्पोरेशन में आके वो बिजनेस कर रहा है तो उस पर नियम लागू होते हैं। उनको देना था, वो भारतीय से ही कमा रहे हैं, कोई चीन से लेके डोनेशन नहीं दिया, लेकिन आपका पैसा तो चीन से गया। अभी जिस तरह की परिस्थिति है आशुतोष जी, जिस तरह की परिस्थिति है उसमें ये सीना जोरी जो हम देख रहे हैं सियासी, क्या ये सही है? क्या ऐसे वक्त पर जो आज राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी उसमें दम दिखाई दे रहा है? नहीं, राहुल गांधी सैनिकों के बारे में पूछते हैं। नहीं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? लोकतांत्रिक देश में हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है। और अगर सवाल आज नहीं पूछे गए तो 1962 में जब युद्ध चल रहा था तब क्यों सवाल पूछे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से? तब राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नेहरू की तीखी तीखी आलोचना कर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे? तो ये जो सवाल अपने आप में मुझे लगता है ये अलोकतांत्रिक सवाल है कि हर आदमी को हर समय सवाल पूछने का अधिकार है। चीन आप बना दीजिए, चीन में डिक्टेटरशिप हो जाए हिंदुस्तान, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए, आज की तारीख में महत्वपूर्ण सवाल 3 है। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 30 अप्रैल के पहले की स्थिति बहाल हुई है या बहाल नहीं हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या इस देश को यह सच बताया जाएगा कि चीन जो है वो LAC के उधर नहीं था, चीन भारत की जमीन में अंदर घुसा हुआ था। अभी मैं जनरल साहब को सुना तो मुझे बड़े हैरानी हुई जनरल साहब की बातों को सुनकर कि आर्मी के चीफ रह चुके हैं और इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी है। मैं जानता हूं जनरल साहब, जैसे मैंने चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, वैसे आपने भी अकाली दल से चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जब देश पर खतरा हो, जब देश के बारे में सच बोला जाना चाहिए। आखिर क्यों फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में भारतीयों को क्यों नहीं पेट्रोलिंग की जा रही? अगर भारत पहले जा सकता था 30 अप्रैल के पहले, तो अब क्यों नहीं जाता? क्या उसको चीनी कब्जा नहीं मानेंगे आप?
तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, पेट्रोलियम पॉइंट 14 जो है वो चीन में है या भारत में, इसी का जवाब दे दीजिए। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि दरअसल पेट्रोलियम, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, पेट्रोलियम पॉइंट 14 इसका मतलब ये कि भारतीय सेना जो है वो LAC को क्रॉस करके चीन की सीमा के अंदर गई और वहां जाके उससे झगड़ा किया। अगर आप किस बात को कहते हैं तो भारत के 20 शहीदों का अपमान करते हैं, आप भारत माता का अपमान करते हैं, और दरअसल आप पूरी दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं कि भारत एग्रेसर है। और भारत का इतिहास, ये भारत कभी भी हमलावर नहीं रहता, भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों का पालन करता है। तो कृपया करके सरकार को जस्टिफाई करने के लिए, मोदी सरकार की गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए भारत के शहीदों का अपमान मत करिए, और जो जमीन पर रेखा है उसको बिगाड़ने का काम मत करिए। मैं जनरल साहब से उम्मीद करता था कि वो सच बोलेंगे, मुझे आपसे बड़ी निराशा हुई आज। जय सिंह साहब, आपका जवाब फिर संगीत रागी। आशुतोष जी, मैं गोली खा के मैंने देश के लिए खून बहाया है, मुझसे आप चैलेंज कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं, बिल्कुल जीरो है आपका इल्म कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन वापस गया 62 में हमको हरा के, और जहां दिल किया वहां पे खड़ा हो गया, और वहीं पे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बननी शुरू हो गई। कभी वो आगे आया तो उस समय हमें रोका गया कि आप मत जाके, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। और उसके बाद जब एक जगह पे स्थिर हो गई ये लाइन, तकरीबन मैं कह सकता हूं ये लाइन तकरीबन स्थिर हो गई, उसमें कई जगह पे फ्रिक्शन पॉइंट आए। ये आप समझ गए क्या मेरी बात, कि एरिया में 4057 किलोमीटर है हमारा बॉर्डर, उसमें ऐसा पहाड़ी इलाके में उसमें हो सकता है कि हमारे सोच और समझ में लाइन वैसे जानी चाहिए, और उनके सोच और समझ में लाइन जैसे वो बना रहे हैं। तो अगर उसमें उन्होंने स्टेटस को एंटी के लिए हमने मजबूर किया तो हमारी जीत हो गई है। दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान इसमें कामयाब हुआ कि चीन ने जो धोखा दिया उसको उन्होंने वापस करने के लिए अब चीन को मुंह छुपाने के लिए मौका दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं अभी पहुंच गए अप्रैल की लाइन में। हम हिंदुस्तानियों में बहुत ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो कि बहुत उनको उतावले हैं कि आज बोला तो कल होना चाहिए, इसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात है, कोई भी राजनीति होती है उसमें स्ट्रैटेजी होती है। जी आशुतोष साहब, स्ट्रैटेजी के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपसे पूछूं, अक्साई चीन किधर है? अक्साई चीन इंडिया में है या चाइना में है? आपको पता भी नहीं है। अक्साई चीन इंडिया में है, लेकिन 62 की लड़ाई के बाद चीन ने कब्जा किया हुआ है। आपको क्या पता है इसके बारे में? तो इसलिए फौज को चैलेंज मत करिए, और मेरे जैसे फौजी को चैलेंज करोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इतने बेचैन मत हुई जनरल साहब, आर्मी चीफ के तौर पर आपका पूरा सम्मान है, मैं आपको सल्यूट करूंगा, लेकिन अकाली दल के नेता के तौर पर मैं कतई आपको सल्यूट नहीं कर सकता हूं। मैं इस देश के जवानों को सल्यूट करता हूं, इस देश के जनरल को सपोर्ट करता हूं, इस देश के चीफ को सपोर्ट करता हूं। मेरा आपसे सवाल है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पेट्रोलियम पॉइंट 14 भारत की सीमा के अंदर है या चीन की सीमा के अंदर है? अगर पेट्रोलियम पॉइंट 14 अगर चीन की सीमा के अंदर है, इसका मतलब भारतीय आशुतोष जी पेट्रोलियम नहीं है सर, पेट्रोलिंग पॉइंट है। पेट्रोलिंग पॉइंट, हाँ पेट्रोलिंग पॉइंट ही सुन लीजिए। तो अगर पेट्रोल भारत की सीमा में है या चीन की सीमा में, इसका जवाब आपने नहीं दिया। भारतीय जवान कहां गए थे? पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे जो चीन ने टेंट बनाया था उसको हटाने के लिए जल्दी से जवाब उस सैन को नहीं आपने किया। तो आप भारतीय जवानों पे आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं का मैं आपका जवाब देना चाहता हूं आशुतोष, इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अन्यथा बीजेपी के प्रवक्ताओं को आज आना चाहिए था। आज 36 घंटे हो गए। जल्दी से जनरल साहब, संगीत जी माफी के साथ मैं इसके बाद फौरन एंगेजमेंट के मसले पर जय सिंह साहब का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जय सिंह साहब, तो कृपया करके जनरल साहब, मैं आपको सलूट करूंगा। अच्छा चीफ रहे हैं आशुतोष, के नेता की तरीके से आशुतोष अच्छा आशुतोष, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैंने अकाली दल 2 साल पहले छोड़ दिया था। मेरा अकाली दल से कोई नाता नहीं है, अकाली दल टकसाली को जोड़ा था मैंने। तो आपको उतना ही नहीं पता
पहले तो मेरी पढ़ लीजिए जो कुछ मैंने किया है। दूसरी बात बताना चाहता हूं, चीन ने जो काम किया, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 क्या थी? वो जगह जहां हमारे पेट्रोल जाते थे और चीन की पेट्रोल भी आती थी। हंसने की जरूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूं, बेसिक ABC समझा रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, तो इसलिए वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है, उधर दोनों फौजें जाती थी, अपने आप को एक झंडा दिखा के, एक नोटिस दिखा के वो वापस आ जाते थे। लेकिन आशुतोष जी समझिए, जब उन्होंने वहां पे अपना टेंट लगा दिया, वहां पे स्टेटस को बदल दिया, उसको हमने हटाया, उसको खदेड़ा, उसका यह मतलब है वो हमारे एरिया में थे। वो पॉइंट पे हमारी पेट्रोल अभी भी जाएगी, वो इजाजत उनको मिल गई है, अभी एग्रीमेंट में मिल गई कि जहां जहां पेट्रोल जाती थी वहां जाएंगी। आपको क्या आपत्ति हो रही है उससे? जी चलिए, ये चर्चा जारी रखेंगे। संगीत रागी जी, एक बार LAC की ये तस्वीरें आ रही है मंजीत नेगी जी। जी सिंह साहब, मैं लौट रही हूँ, आप सभी बने रहिए, सिर्फ 2 मिनट की एक जल्दी से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लेकर चल रहे हैं LAC के बेहद करीब उस फॉरवर्ड एयरबेस पर चलते हैं जहां वायुसेना के जाबाज तैनात है। रात में वायुसेना के सुखोई और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान तैनात है। दिखाते हैं अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर कैसे कर रहे हैं फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों की मदद। भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनातनी के बाद भले ही गलवान से चीनी सेना कुछ पीछे हटी हो, लेकिन वायुसेना अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और MiG-29 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन पर नजर रखने के लिए उजागर इस वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसी तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स अपाचे, चिनूक और Mi-17 जो है Mi-17 वो मिशन में लगे हुए हैं। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन को कवर किया है। हमारी टीम रात के 8 बजे फॉरवर्ड ए बेस पर पहुंची। उस वक्त वायुसेना के ग्राउंड स्टाफ लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को तैयार कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच वायुसेना सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जल्दी से दिखा देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जब रात के वक्त आप अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं, तब भी वायुसेना के वीर मोर्चे पर होते हैं। इनके लिए दिन या रात सब एक है। चीन की चालबाजियों से देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना के जांबाजों ने कमर कसी हुई है। धोखेबाजी के लिए दुनिया भर में कुख्यात चीन का कोई भरोसा नहीं। वो चालबाजी करने से पहले न वक्त देखेगा न तरीका। इसलिए LAC पर तनाव के बीच फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना अलर्ट है। आसमान में गरज रहे हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान चीन के लिए कड़ा संदेश है। आज तक के कैमरे में कैद ये अपाचे हेलीकॉप्टर है जो फ्यूल भरने के लिए उतरा है। LAC के नजदीक अपाचे की उड़ान सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस वक्त न सिर्फ अपाचे बल्कि इसके अलावा चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, वो भी दिन और रात के वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना के ऑपरेशन मिडनाइट में लड़ाकू विमान MiG-29 भी शामिल है। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त। और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं। और खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जवान फौरन पोस्ट पर मौजूद हैं, उन तक राशन हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच वायु सैनिक सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं। आज तक की टीम को एयरफोर्स के मिडनाइट ऑपरेशन को कवर करने का मौका मिला।
रात 8 बजे शुरू हुए वायुसेना के ऑपरेशन में एक-एक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ये जो तैयारियां वहां पर है, ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। जल्दी से आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, आपने सुन ली है जो आशुतोष जी का सवाल है, जो गौरव वल्लभ जी का सवाल है, और वहीं पर पूरी सुई घूम कर जाती है इतने दिन बाद भी कि क्या हमने कमजोर स्टैंड ले लिया चीन के सामने। ये आरोप है विपक्ष का सरकार पर। देखिए अंजना जी, चीन सिर्फ ताकत की भाषा जानता है। 1969 में उसने सोवियत यूनियन के साथ भी ऐसे ही बॉर्डर का झगड़ा किया था। जब सोवियत यूनियन ने उसे पीटा तब जाकर के उसने सीमा समझौता किया। आज जो है पूरी दुनिया भारत के साथ आकर के खड़ी है। चीन को ये बात समझ में आ रही है कि दक्षिण चीन सागर में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि एक साथ आ जाते हैं, भारत एक साथ आ जाता है, और ऐसी स्थिति में यदि भारत के साथ यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो गिलगिट बाल्टिस्तान उससे तो जाएगा ही जाएगा, बहुत सारी चीजें उसके हाथ से खत्म हो जाएगी। इसीलिए चीन निकल करके पीछे पीछे हटने को तैयार हुआ है। हाँ। दूसरी बात, आशुतोष के साथ दिक्कत क्या है कि आशुतोष और राहुल गांधी की हालत लगभग एक जैसी हो गई है। एक ही सवाल राहुल गांधी ने पिछले 20 दिनों, 1 महीने से एक ही सवाल किया है, और हम बिहार में यदि एक बच्चा यदि एक ही सवाल बार बार जवाब देने के बावजूद यदि पूछा जाए तो हम उसको भुस्कल बच्चा बोलते हैं। राहुल गांधी इज इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन, और यही कारण है कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसा सवाल करते हैं। आपको अभी जे सिंह जी ने बहुत बारीकी से बता दिया कि वो झगड़ा पेट्रोलिंग पॉइंट के लिए है, जहां आप आप जहां समझते हैं कि ये हमारी सीमा है और चाइना जहां समझती है कि वो उसकी सीमा है, उसके बीच में भी एक पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां हम दोनों जाते हैं और दोनों क्लेम करते हैं कि हमारी सीमा है। आशुतोष जी इसका जवाब देना चाहते हैं। वो स्थिति बनती नहीं है, उस पर समझौता नहीं हो जाता है, वहां पर दोनों सेनाएं आती जाती रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बोला था। ठीक है आशुतोष जी इसका जवाब देने के गौरव वल्लभ में आपके पास का ये कहना बहुत ही गलत बात है, और एक पूर्व सेनाध्यक्ष पर इस प्रकार का आरोप लगाना तो निहंत ही गलत बात है। आशुतोष को अपनी गलती का एहसास ये होना चाहिए कि एकाएक डिप्लोमेसी में यदि कोई चीजें यदि बर्फ जम जाती है हाँ। तो उसको ढलने में भी, उसके पिघलने में भी वक्त लगता है। अब जवाब वो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़े हैं, हम भी उसी का विद्यार्थी रहे हैं, और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस चीन के आगे अमेरिका भी सहम करके कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा था, भारत ने वो कर दिखाया है। हाँ। आज के दिन में चीन क्यों नहीं बता रहा है? ठीक है संगीत जी जवाब सुनिए। देखिए सुन लीजिए, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। चीन के अंदर भारत का प्रचार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन चीन के अब भारत में प्रचार करने वाले राहुल गांधी से लेकर के आशुतोष जैसे व्यक्ति हमेशा ये हैं। पत्रकारों का एक बौद्धिक वर्ग ऐसा है जो उसे चाहिए कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से हारता हुआ दिखे, उसमें वो अपने आप को गौरवान्वित करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। आशुतोष जी और गौरव जी दोनों आपकी बात पर हंस रहे हैं। भारत माता, मुझे नहीं लगता है कि इनके अंदर भारत माता का नाम निशान ये अंदर से बोल नहीं रहे। अच्छा बोल बार बार मक्कार चीन, मक्कार चीन। अरे गौरव जी, अच्छा ठीक है, आपने दोनों पर हमला कर लिया है, जवाब तो सुनिए। अरे प्रभु एक सेकंड, मिस्टर रागी प्लीज। आशुतोष जी उसके बाद में फौरन संगीत रागी के लिए भारत का गौरव इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने इस बात का तो जिक्र कर लिया कि किस तरीके से रूस ने चीन को पीट दिया तो चीन शांत हो गया। 1967 में इसी भारत की महान सेना ने, भारत देश ने 1967 में जब चीन के हजारों लोगों को पीट दिया था, जान से मार दिया था, उसका जिक्र आप नहीं करते। तो आप मुझे मालूम है, मुझे 1987 का समुद्रांग वैली का भी कॉन्फ्लिक्ट मालूम है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि जिस कांग्रेस के पैरोकार के तौर पर आप टेलीविजन चैनल पर रोज एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आते हैं, ये भी बताइए कि उसी कांग्रेस पार्टी ने 1962 के बावजूद भी कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन दिया।
आरएसएस और बीजेपी का जो सत्य है वो सिलेक्टिव सत्य होता है। यही एक पूर्व आरएसएस और प्रधानमंत्री बीजेपी का जो सच है, आपके लिए अरे भाई सुन लीजिए ना, आप बोले मैंने तो आपको डिस्कस उन्होंने क्या किया था? आरएसएस और बीजेपी का सच जो होता है वो उतना ही होता है जितना वो देखना चाहते, उससे नहीं देखना चाहते। उनको रूस ने चीन को पीट दिया, ये दिखाई पड़ा। भारत का विदेश मंत्रालय चीन को पीट दिया, ये आपको दिखाई नहीं पड़ा। ये 2012 और 2013 एक साथ मत बोलिए, कैसी बातें आप कर रहे हैं? एक बात मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। भाई मुझे तो बोलने, एक साथ मत इनको चुप कराइए, मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने से कहा कि 1967 में जो भारत की सेना ने जो पीटा चीन को, वो आरएसएस बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ता है। रूस ने पीटा, ये उनको दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पेट्रोलिंग पॉइंट की, तो चलिए मैं मान लिया गलवान घाटी। अभी इधर क्या हो रहा है आपके पैंगोंग शो में क्या होता? भारत के जवान फिंगर 8 तक जाते थे कि नहीं जाते थे? अब चीन हमको फिंगर 4 आगे क्यों नहीं जाने दे रहा? आपने मान लिया, आप गलवान घाटी पे कभी सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं मानता हूँ आशुतोष जी, गलवान घाटी पे मान लिया मेरा स्टैंड बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं। मेरा मानना है कि चीन भारत की सीमा के अंदर घुसा, कैप्चर किया, चूंकि भारत की सरकार ये मानना नहीं चाहती, इसलिए आज बीजेपी के प्रवक्ता और सरकार के प्रवक्ता किसी भी डिबेट में नहीं हासिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता आज भाग खड़े हुए हैं। क्यों भाग खड़े हुए? इसका जवाब होना चाहिए। गौरव, अंजना जी बड़ी विचित्र स्थिति है। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि सीमा पर यथास्थिति के लिए दबाव क्यों नहीं डाला? सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जब हमारे सेना के 20 निहत्थे जवानों ने शहादत दी, चीन उसे सही कैसे ठहरा रहा है? सवाल क्या पूछा जा रहा है कि गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? बीजेपी आती नहीं है और रिटायर्ड अकाली दल के नेता और रिटायर्ड जनरल साहब आके बोलते हैं कि वो हो गया। जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैं सैनिक हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा। फिर जदयू आ जाती है बीच में, जदयू आके ये पूछने लगती है कि राजीव गांधी नहीं देंगे, वो तो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरी जवाब सुन तो लीजिए। जदयू आ गई बीच में, जदयू बोलती राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों लिया? अरे हमने कहा अभी शत्रु देश से पीएम केयर में क्यों नहीं लिया? जितने आरएसएस आ जाती है वो रूस पे ले जाती है। अरे सिंपल सी 3 बातें हैं। मैं रिटायर्ड अकाली दल के नेता और जनरल साहब से चाहूंगा वो भी जवाब दे, मैं चाहूंगा जदयू भी जवाब दे, मैं चाहूंगा आरएसएस भी जवाब दे। सीमा पर आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं डाला गया? राहुल गांधी ने जो जयचंद की भूमिका की, राहुल गांधी ने जो पिछले 1.5 महीने में जयचंद की भूमिका की, और गांधी परिवार ने जो जयचंद की भूमिका की, वो उसके बारे में आप जवाब नहीं दे रहे हैं। दुर्भाग्य है राहुल गांधी जल्दी से व्यक्ति के भार को आपको ढोना पड़ रहा है। जो सवाल पूछा है अपने आप में ही बहुत बड़ा दुस्साहस आप कर रहे हैं। सवाल पूछा कौन सा ऐसी आरएसएस के नेता भी बोले। अरे सुनिए ना, मैं आरएसएस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। मैं ये खुली घोषणा कर रहा हूँ, मैं आरएसएस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हूँ। गौरव वल्लभ जी, आरएसएस से मेरा गौरव वल्लभ जी सुनिए, गौरव वल्लभ जी जवाब उनको दिया जाता है ना। एक मिनट रंगीत संदीप जी, एक मिनट। गौरव वल्लभ जी जवाब उनको दिया जाता है जिनके ऊपरी माले में कुछ बचा हुआ हो। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपरी माले में कुछ नहीं बचा हुआ है, खाली ये पूरा मामला समझा के लोग थक जाएंगे, समझा के लोग थक जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं आप लोग। देश इसका जवाब चाहता है। अजय आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहिए। गौरव वल्लभ जी, समझाया उसको जाता है, मैं कह रहा हूं कि समझाया उसको जाता है, जवाब उसको दिया जाता है मेरे मित्र गौरव वल्लभ जी, जिसके ऊपरी माले में कुछ बचा हुआ हो। आपके तो ऊपरी माले में है ना। अभी मैंने आपको बोला था ना कि राहुल गांधी का सवाल सुनते सारे कांग्रेसी हड़क जाते हैं। कमाल की बात। ये मैं रेल से गुजरती हूं, मैं पुल से थड़थड़ाने लगता हूं। राहुल गांधी के सवाल सुन के तो आप लोग खुद थड़थड़ा जाते हैं। आपको उनको क्या जवाब देना है? बेवकूफी की लिमिट क्रॉस कर गई है आप लोगों ने। चीन के हाथ से गलवान तो गया, लेकिन सीना जोरी खत्म नहीं हो रही है। कैसे चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए अभी भी ये दिखाने की फिराक में लगा हुआ है कि हिंदुस्तान ने ही अतिक्रमण किया, लेकिन सच्चाई सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है, सच्चाई आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है। अब आखिरकार चीन की सेना वापस लौट रही है। आप इसी पर देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।